अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। साफ नजर आ रहा है और अब मजीद वाज़ेह हो रहा है कि शरीफ खानदान की किस्मत का फैसला कतरी शहजादे के गिर्द घूम रहा है। अपने लिखे गए खत की कंफर्मेशन करने, अपने लिखे गए खत की तस्दीक करने कि ये वही मनी ट्रेल है जिसकी मैंने खत में बात की, वो JIT के सामने पेश होंगे या नहीं, इसी के गिर्द सारी बातें घूम रही हैं। क्योंकि आज अदालत ने अदालत को JIT ने बताया कि हमने हम्माद बिन जासिम को खत लिखा लेकिन जवाब नहीं आया, और जवाब में अदालत ने कहा कि अगर वो ना पेश हुए और नहीं उन्होंने कंफर्मेशन की तो उनका खत खिड़की से बाहर फेंक देंगे। तो यानी जो कतरी शहजादे हैं उनके गिर्द अब ये केस घूम रहा है, वो पेश होंगे या नहीं। साथ ही हुसैन नवाज शरीफ को सिर्फ JIT के 2 अरकान पर ही एतराज़ नहीं था, और जिन पर एतराज़ था उन पर एतराज़ भी आज अदालत ने मुस्तरद किया, मगर उसके साथ साथ उन्हें यह भी एतराज़ है कि JIT उन्हें वक्त नहीं दे रही। JIT उन्हें वाज़े नहीं बता रही कि कौन सी दस्तावेज़ात वो लेकर आएँ, और हमारे पास जो दस्तावेज़ात मौजूद हैं उसके तहत हम आपके सामने ये मामला ज़रूर रख दें कि जब कल हुसैन नवाज ने कहा कि उन्हें पेश होने के लिए सिर्फ 24 घंटे का वक्त दिया गया, तो ये बात दुरुस्त नज़र नहीं आती। JIT ने हुसैन नवाज शरीफ को 3 समन जारी किए, 3 दफ़ा बुलाया। पहला समन 15 मई, दूसरा 25 मई और तीसरा 28 मई को भेजा गया। हुसैन नवाज शरीफ ने पहले और दूसरे समन के जवाब में एतराज़ात उठाए। हमारे पास JIT की तरफ से भेजे गए समन और हुसैन नवाज शरीफ की तरफ से उठाए गए एतराज़ात की तफसीलात हैं, जो हम आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं। JIT ने 15 मई को हुसैन नवाज शरीफ को पहला समन जारी किया, जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, और आप देख रहे हैं कि उन्हें मंगल 25 मई को तलब किया गया। 15 मई को जारी होने वाले समन के मुताबिक हुसैन नवाज शरीफ को कहा गया कि वो 25 मई को सुबह 10 बजे JIT के दफ्तर में तमाम मुतालिका रिकॉर्ड, दस्तावेज़ात और शवाहिद के साथ पेश हों। 15 मई के समन के जवाब में हुसैन नवाज ने JIT को 24 मई को खत लिखा। हुसैन नवाज के 2 सफ़हात पर मुश्तमिल इस खत में 3 मरकजी और 2 ज़ेली नकात उठाए। हुसैन नवाज ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंसाफ का तकाजा है कि मुझे इस मौजू से आगाह किया जाए जिस पर तहकीकात होनी चाहिए, और ये ख़त हमारे सामने मौजूद है हुसैन नवाज का जवाब, ताकि मैं मुतालिका रिकॉर्ड ला सकूं और तैयारी करके आ सकूं, ताकि हमारी मुलाकात बामानी हो सके। ये भी हुसैन नवाज ने कहा। साथ ही हुसैन नवाज ने बताया कि उन्हें 19 मई को जद्दा में JIT का समन मिला, और ये कहा कि मुझे दिया गया वक्त काफ़ी नहीं, मैं 23 मई की शाम को ही वतन वापस पहुँचा हूँ, मुझे कम अज़ कम 3 से 5 दिन का वक्त दिया जाए ताकि मैं तैयारी के साथ आऊँ और वक्त ज़ाया ना हो। साथ ही मुझे यह भी बताया जाए कि किस मौजू पर बात होगी, ताकि मैं मुतालिका रिकॉर्ड साथ लेकर आ सकूँ। हुसैन नवाज शरीफ के जवाब पर JIT ने उन्हें 25 मई को, हालांकि 15 मई को JIT ने उन्हें समन भेजा, 24 मई को तकरीबन 9 दिन बाद हुसैन नवाज ने JIT को जवाब दिया कि मुझे बताएं मैं कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके आऊँ, और मुझे 19 मई को आपका समन जद्दा में मौसूल हुआ है और मैं कल ही वापस आया हूँ। अगले ही दिन JIT ने हुसैन नवाज शरीफ के जवाब पर 25 मई को उन्हें एक और समन जारी किया, जिसमें सख्त ज़बान इस्तेमाल की गई और लिखा कि सख्त तशवीश के साथ ये बात नोट की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद आप मतलूबा तारीख और वक्त पर JIT के सामने पेश नहीं हुए, इसलिए आप एक बार फिर आपको कहा जा रहा है कि इतवार 28 मई को सुबह 11 बजे JIT के दफ्तर हाजिर हो। आप अपने साथ तमाम मुतालिका दस्तावेज़ात, जिसमें बैंक स्टेटमेंट, रहन रखी गई जायदाद, शेयर होल्डर्स की तफसीलात, नेल्सन और नीस्कोल की डॉक्यूमेंट्स, एरिना लिमिटेड, हिल मेटल लिमिटेड, अजीजिया स्टील मिल और दीगर कंपनियों के डायरेक्टर्स के टैक्स रिटर्न्स की तफसीलात, इसके अलावा JIT ने ऑफशोर कंपनियों की तमाम तफसीलात और हुसैन नवाज की तरफ से की गई तमाम इन्वेस्टमेंट का भी रिकॉर्ड तलब किया। साथ ही समन के अख्तिताम में लिखा गया कि यह दूसरा और आखिरी समन है, इसमें लिखा हुआ है। जवाब में हुसैन नवाज शरीफ ने फिर 26 मई को एक और ख़त लिखा। अगले ही दिन, जैसे ही 25 मई को उन्हें JIT का ख़त मौसूल हुआ, तो 26 मई को उन्होंने ख़त लिखा और एतराज़ उठाया कि JIT का 25 मई को समन पड़ा, जिसमें आपने तशवीश का इज़हार किया है, मगर मुझे लगता है कि जानबूझकर आपने गुज़िश्ता समन पर मेरे जवाब का जिक्र नहीं किया। मुझे हैरानी है कि आपने जिक्र तक नहीं किया और ना ही मेरी दरख्वास्त का कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए इसका जिक्र किया। 25 मई के ख़त में मैंने दरख्वास्त की थी कि मुझे बताया जाए कि पूछगछ किस मौजू पर होगी, क्योंकि JIT 5 मुख्तलिफ मौजूआत पर छानबीन कर रही है। पहले किस मौजू पर बात करेगी मुझे बताया जाए, ताकि मैं तैयारी से आऊँ और मुतालिका दस्तावेज़ात साथ लेकर आऊँ। हुसैन नवाज ने अपने ख़त में मज़ीद लिखा कि मुझे तशवीश है कि सुप्रीम कोर्ट में JIT अरकान पर एतराज़ात की समाअत से सिर्फ एक दिन पहले मुझे बुलाया गया, और फिर हुसैन नवाज शरीफ
28 मई को JIT के सामने पेश हुए। एतराज की समाअत से एक दिन पहले JIT के सामने पेश हुए और हुसैन नवाज ने JIT के सामने पेश होने से पहले अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और कहा कि उन्हें सिर्फ 24 घंटे पहले पेशी का बताया गया और उन्हें कोई सवालनामा भी नहीं भेजा गया। मुझे किसी किस्म का कोई क्वेश्चनर नहीं भेजा गया है और मुझे सिर्फ जो है उन्होंने 24 घंटे का नोटिस दिया है यहाँ पहुँचने के लिए भी और सामने आने के लिए भी। किसी किस्म जो है ना उन्होंने मुझे ना तो कोई क्वेश्चनर दिया है और ना ही उन्होंने कोई किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी उन्होंने मुझे। तो 24 घंटे वाली बात है, ये क्या आखिरी समन के हवाले से कह रहे हैं? 15 मई को पहला समन गया था, उसके 13 दिन बाद 14 दिन बाद अगर वो पेश हो रहे हैं तो ये बात तो दुरुस्त नहीं है कि उन्हें 24 घंटे के नोटिस पर बुलाया गया। 25 मई को आखिरी समन गया था, 3 दिन पहले उनको समन जारी हुआ था। डॉक्यूमेंट की जहाँ तक बात है, ज़ाहिर है पहले समन में ये बात उनकी दुरुस्त है कि उन्हें स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स नहीं बताए गए थे कि किस किस पैराए में उनसे सवाल जवाब होंगे और वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आएँ, ये बात दुरुस्त नजर आती है। मगर 24 घंटे का मामला क्योंकि 15 मई को भेजा गया, 19 मई को जद्दा में मौसूल हुआ, 5 दिन तक उन्होंने उस नोटिस का जवाब भी नहीं दिया। 24 मई को जवाब दिया, फिर 25 मई को JIT ने फ़ौरन दूसरा समन जारी किया। 26 मई को फिर हुसैन नवाज ने उस पर एतराज़ उठाया और वो फिर 28 मई को पेश हुए। हुसैन नवाज शरीफ कल अपने वकीलों के साथ JIT के सामने पेश हुए, मगर JIT ने उन्हें उसकी इजाज़त न दी। ज़राए से ये खबरें भी सामने आई कि JIT के जिन अराकीन पर हुसैन नवाज ने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, इन अराकीन ने हुसैन नवाज से JIT में सवाल जवाब के दौरान गिला भी किया और पेशी के बाद भी JIT ने एक और समन जारी किया जो भी हमारे पास मौजूद है। 28 मई को सामने आने वाले JIT के समन के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक JIT ने हुसैन नवाज को 25 मई को तमाम मुतालिका दस्तावेज़ात के साथ तलब किया है, यानी और 19 मई को समन की वसूली के बावजूद भी हुसैन नवाज शरीफ 25 मई को पेश नहीं हुए। ये गिला जो ताज़ा तरीन समन है JIT का, उसमें उनकी तरफ से किया गया है कि 15 मई को आपको पेश हुआ, तलब किया गया, 19 मई को आपको समन मिल गया, उसके बावजूद आप 6 दिन बाद भी 25 मई को पेश नहीं हुए। फिर इसके बाद 25 मई को एक और नोटिस जारी किया गया और हुसैन नवाज को 28 मई को तलब किया गया, जिस पर हुसैन नवाज 28 मई यानी इतवार को JIT के सामने पेश हुए, मगर JIT में ये गिला है कि आप उसके बावजूद कोई रिकॉर्ड साथ नहीं लाए। साथ ही आपने JIT की तरफ से पूछे गए किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मामला अदालत में है, इसलिए किसी और तारीख को बुलाया जाए। कौन सा मामला? यानी कि जो 2 मेंबरान पर एतराज़ हुसैन नवाज की तरफ से उठाया गया था अदालत में, वो मामला अदालत में है, इसलिए किसी और तारीख को बुलाया जाए। वक्त की कमी के बावजूद हुसैन नवाज ने JIT के साथ ताउन नहीं किया, JIT का ये समन कहता है। इसलिए इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए ज़रूरी है कि आप मंगल 30 मई को सुबह 11 बजे JIT के दफ्तर में पेश हों, साथ में तमाम शवाहिद और रिकॉर्ड साथ लाएं और अपना बयान रिकॉर्ड कराएं। सुप्रीम कोर्ट में आज वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज शरीफ की तरफ से JIT शामिल स्टेट बैंक और ACCP के नुमाइंदों पर एतराज़ात की समाअत हुई। अदालत ने एतराज़ात को मुस्तरद कर दिया और JIT को काम जारी रखने की हिदायत कर दी। अदालत के सामने हुसैन नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा और वाज़ेह किया कि वो चाहते हैं, हुसैन नवाज चाहते हैं कि इन 2 मेंबरान को इस JIT से हटा दिया जाए। और दलाइल में कहा गया कि तहकीकात और गवाहों को के साथ जो रवैया है वो करने में तवाज़ुन होना चाहिए। तो अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हम इस बात के मुखालिफ हैं कि कोई किसी को हिरासा करे। हम चाहते हैं कि जो पेश हो उसकी इज्जत की जाए। अदालत ने मजीद कहा कि आप कमेटी अरकान पर एतराज़ कर रहे हैं, उन्हें हमने 60 दिन में काम मुकम्मल करने का कहा है। टीम दिन रात काम कर रही है और कोई छुट्टी भी नहीं कर रही। ख्वाजा हारिस ने कहा कि तहकीकात में हर मुमकिन ताउन कर रहे हैं। हुसैन नवाज सऊदी अरब से आए और उन्हें पेश होने का हुक्म दिया गया और वो फौरी तौर पर पेश हो गए। ख्वाजा हारिस ने तारिक शफी का बयान हल्फी पढ़कर सुनाया। बयान हल्फी के मुताबिक एक JIT टीम में मौजूद सफ़ेद दाढ़ी वाला लंबा शख्स मुझे झूठा कहता रहा, सफ़ेद दाढ़ी वाला लंबा शख्स मुझ पर चिल्लाता रहा। बयान हल्फी के मुताबिक अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हमें नहीं मालूम कि यह बयान हल्फी दुरुस्त है या नहीं। हुसैन नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस खुसूसी बेंच के सामने एतराज़ उठाया कि तारिक शफी को 13 घंटे तक बिठाया गया और कहा गया कि अपना बयान हल्फी वापस लें। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मज़कूरा शख्स को तहकीकात के लिए बुलाया गया, चाय पार्टी के लिए नहीं बुलाया गया। आप टीम के एक मेंबर को निशाना बना रहे हैं जो अपना काम करना जानते हैं। हुसैन नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने एतराज़ उठाया कि वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, अदालत इसे देख ले, कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता। जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि JIT को हिदायत देते हैं कि कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखे, JIT पेश होने वाले अफराद की इज्जत नफ्स का ख्याल रखे। ख्वाजा हारिस ने कहा कि शफाफ तहकीकात के बगैर शफाफ ट्रायल नहीं हो सकता। आमिर अजीज़ ने तारिक शफी को धमकाया और कहा कि वज़ीर आज़म तो बच जाएंगे मगर तुम 16 साल के लिए अंदर जाओगे।
जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि प्रोग्रेस रिपोर्ट्स आ रही हैं, हम सिर्फ कानून पर चलेंगे। जो बात आप कर रहे हैं, ऐसी कोई बात हमारे सामने आई तो मुदाखलत करेंगे। हुसैन नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि JIT वाले फिरौन बने हुए हैं। जस्टिस अजमत ने कहा कि दोनों तरफ से किसी को फिरौन नहीं बनने देंगे। ख्वाजा हारिस ने अदालत से अपील की कि बिलाल रसूल और आमिर अजीज जानिबदार हैं, उन्हें तब्दील किया जाए। जस्टिस अहमद सईद ने कहा कि चाचे मामे को देखने लगे तो हर कोई किसी न किसी का रिश्तेदार है। ख्वाजा हारिस के दलाइल के बाद अदालत ने हुक्म दिया कि JIT के किसी मेंबर को तब्दील नहीं कर रहे। JIT कानून के मुताबिक अपनी कार्रवाई जारी रखे। बेंच के सरबराह जस्टिस एजाज अफजल ने रिमार्क्स दिए कि किसी ठोस सबूत के बगैर JIT का कोई रुकन तब्दील नहीं होगा। शकूक की बुनियाद पर किसी को टीम से नहीं निकाला जा सकता। अगर ऐसा किया गया तो फिर तहकीकात के लिए आसमान से फरिश्ते ही बुलाने पड़ेंगे। अदालत ने मजीद कहा कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां किसी के खिलाफ बात की जाए तो उसे जानिबदार कहा जाता है। JIT को काम करने दें, अगर किसी ने जानिबदारी दिखाई तो हम मुदाखलत करेंगे। और इस तरीके से अदालत ने नजर रखने का जरूर कहा, मगर जो तब्दील करने की बात थी JIT के 2 मेंबरान को, उसे अदालत ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने JIT अरकान पर एतराज़ भी मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह कर दिया कि अगर वो खुद सारी सूरत हाल को देख रही है, अगर किसी ने भी जानिबदारी दिखाई तो अदालत मुदाखलत करेगी। अदालत ने हुक्म दिया कि सईद अहमद कल तक पेश हो। जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि वक्त महदूद है, जो वक्त ज़ाया करे उस पर अहकामात जारी किए जाए। जस्टिस एजाज अफजल ने कहा कि जो पेश होने से इनकार करे, पहले उसके काबिल ज़मानत और बाद में नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी करें। यानी अब जो पेश नहीं होगा उसके पहले काबिल ज़मानत वारंट जारी होंगे, फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी होंगे, जिसमें ज़ाहिर है कल हुसैन नवाज को सुबह 11 बजे बुलाया गया है, वो पेश होंगे या नहीं, ये सवाल भी आज हम प्रोग्राम में उठाएंगे। जैसे एजाजुल हसन ने पूछा कि JIT ने किस किस को बुलाया, क्या आपने, और ये बड़ा अहम नुक्ता है कि आज जैसे एजाजुल हसन ने पूछा कि क्या आपने JIT से पूछा कि शेख हमाद बिन जासिम और काशिफ मसूद काजी को तलब किया था और वो नहीं आए, तो JIT के सरबराह वाजिद ज़िया ने जवाब दिया कि हाई कमीशन के जरिए स्पेशल कोरियर करके बुलाया गया। काशिफ मसूद काजी का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान आने में सिक्योरिटी के मसाइल हैं और हमाद बिन जासिम की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। JIT के सरबराह ने अदालत को बताया कि हुदैबिया पेपर मिल केस के अहम किरदार काशिफ मसूद काजी और शरीफ खानदान की मनी ट्रेल के अहम किरदार शेख हमाद बिन जासिम बयान रिकॉर्ड कराने नहीं आए, जिस पर जस्टिस अजमत सईद शेख ने रिमार्क्स दिए और ये बहुत अहम रिमार्क्स हैं। उन्होंने कहा कि कतरी शेख हमाद बिन जासिम पेश नहीं हुए तो उनका खत खिड़की से बाहर जाएगा, जिससे वाज़ेह होता है कि अब शरीफ खानदान की किस्मत का फैसला हमाद बिन जासिम के JIT के आगे बयान रिकॉर्ड कराने से है। अगर कतरी शहजादा JIT के सामने पेश ना हुए तो शरीफ खानदान का केस बहुत कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि शरीफ खानदान की तरफ से पेश की गई मनी ट्रेल कतरी खत के गिर्द ही घूमती है। नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा हमारे प्रोग्राम में आकर कहते रहे हैं कि हम तो अदालत से उस वक्त भी कहते थे कि जो विटनेस बॉक्स है उसमें बुला के पूछ लें शेख हमाद बिन जासिम से, बाद में भी कहते रहे कि वो अपना बयान आकर ज़रूर रिकॉर्ड कराएंगे। अब JIT की तरफ से जो खत उन्हें लिखा गया उसका जवाब उनकी तरफ से नहीं दिया गया है। क्या शेख हमाद बिन जासिम अपना बयान रिकॉर्ड कराएंगे? पूछेंगे नून लीग से कि क्या उनकी किस्मत का फैसला अब इस तरह होगा कि कतरी खत तो लिख के दे दिया उन्होंने, मगर शेख हमाद बिन जासिम अब आने को तैयार नहीं, या वो आ जाएंगे? क्या मालूमात है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। शरीफ खानदान की किस्मत घूम रही है कतरी खत के गिर्द, और कल हुसैन नवाज अब सुबह 11 बजे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ पेश होंगे नहीं होंगे? हमाद बिन जासिम JIT के आगे पेश होंगे नहीं होंगे? जब अदालत ने कह दिया कि अगर वो ना पेश हुए तो जो कतरी खत है वो खिड़की से बाहर जाएगा। तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल चौधरी साहब बहुत शुक्रिया। तलाल साहब, बारहा दावा किया आपने, इस शो के प्लेटफॉर्म पर भी दावा किया, अदालत ने वाजे कर दिया है कि अगर कतरी शहजादे ने नहीं बयान अपना रिकॉर्ड कराया है तो कतरी खत खिड़की से बाहर जाएगा। ये उन्होंने जवाब नहीं दिया अभी तक JIT को। JIT ने हालांकि उन्हें खत लिख दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, एक तो सबसे पहले पिछले टॉक शो में भी आपने कहा था कि लगता ये है कि शायद शरीफ फैमिली के कुछ लोग, जिसमें आपने हुसैन साहब का नाम लिया था, कि क्योंकि उस दिन मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक बात की जिस पर आपने कहा कि लगता है कि शायद वो
पेश ना हो और ये उज़र सामने रखें कि वो क्योंकि पाकिस्तान में रहाइश पजीर नहीं है, वो पाकिस्तान से बाहर रहाइश पजीर हैं, उन्हें कानूनी हक है और वो पेश ना हो। लेकिन आपने देखा कि वो पेश हुए अपनी रिजर्वेशंस के बावजूद। दूसरी एक और बात देखिए, हम तो हाईलाइट करेंगे अगर जहां हमें लगेगा कि हमारे साथ कोई तसब बरता जा रहा है या हमारे साथ कोई एक खास किस्म का सलूक किया जा रहा है। जो खत को वेरीफाई करने का मामला है, मैंने आपके टॉक शो में भी कहा, मैं इससे पहले ऑन रिकॉर्ड हूं, शरीफ फैमिली की तरफ से उनके वकला जो हैं वो कोर्ट के अंदर, और इसी तरह भी आपने एक इंटरव्यू दिखाया, कहा यह गया था कि वेरीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक ये कि वो इधर आ जाएं, दूसरा ये कि कमीशन चला जाए, तीसरा यहां इस मुल्क में यह भी देखा गया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी बयानात कलम बंद किए गए हैं। अगर शरीफ फैमिली के लिए आप बहुत ही कोई सख्ती और एक ही चीज बरतते हैं, एक मर्जी का असूल बरतना चाहते हैं, तो मेरा ख्याल है यही वो बाइसनेस है जिसका हम पिछले कुछ देर से इजहार हुसैन साहब ने भी किया, जेआईटी की बाइसनेस तो उस वक्त साबित होगी ना कि जब हमाद बिन जासिम साहब जवाब देते और जेआईटी कहती कि नहीं जी आपको यहीं आना पड़ेगा। उन्होंने तो खत का जवाब ही नहीं दिया। बायसनेस तो उस वक्त साबित होगी कि वो कहते हैं मेरा वीडियो पे बयान ले लें, और जेआईटी कहती नहीं जी आप पाकिस्तानी आए या हम नहीं आ रहे वहां, या कोई और मामला होता। जब वो जवाब ही नहीं दे रहे तो बायसनेस कहां से आ गई? वो जवाब ही नहीं दे रहे। शरीफ खानदान की इतनी फिक्र है, जवाब तो दें, खत दिया था तो। शाहजेब साहब सिर्फ जवाब नहीं आएगा, एक तकड़ा जवाब उनकी तरफ से जेआईटी को पहुंच जाएगा। लेकिन जो एक कानूनी हक है शरीफ फैमिली का, जो एक कानून कहता है, वो तमाम चीजें ये सिर्फ किसी एक बात पे बज़िद जेआईटी को भी नहीं होना चाहिए। बाकी आप फिक्र ना करें, चंद दिन बाद ही आप टॉक शो करेंगे, बड़ा तकड़ा जवाब आएगा उनकी तरफ से। मगर आपने कहा था कि लास्ट शो में कि जी हालांकि ट्रायल कोर्ट नहीं थी सुप्रीम कोर्ट के, हम तो कहते रहे कि बुला लें आप और यहाँ विटनेस बॉक्स में उनके साथ जिरा करें। जब ट्रायल कोर्ट नहीं थी तब ये कह रहे थे, जेआईटी बुला रही है तो आप कह रहे हैं कि बहुत सारी किस्में हैं और इस तरह भी हो सकता है और उस तरह भी हो सकता है। अगर वो फिर सवाल जवाब के लिए तैयार है, चाहे वो वीडियो लिंक के जरिए हो या एक खत के जवाब में एक और खत आएगा जिसमें होगा मैं इस खत को कंफर्म करता हूं जो पहले आया था खत के जरिए। देखिए, एक तो वो कोई आम मामूली आदमी नहीं है कि वो उनका खत या उनकी कही गई बात जो है उसको वेरीफाई ना किया जा सके, या वो फिर इस तरह के आदमी नहीं है कि वो ऐसा कोई खत या ऐसी गैर जिम्मेदाराना बात करें। वो फाइनेंशियल लिहाज से भी, पॉलिटिकल लिहाज से भी और रीजनल जो उनकी पोजीशन है अपनी एक शख्सियत के तौर पर, उस लिहाज से भी। तो मेरी गुजारिश है, हमने कोर्ट में आज भी मैं कह रहा हूं कि वो उसे वेरीफाई करें, लेकिन वेरीफाई करने के लिए तरीकाकार जो कई अवेलेबल हैं उसको इस्तेमाल किया जाए, और आपको भी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। में बता देना किस पर वो राजी हैं और आप लोग राजी हैं कि वीडियो बयान कर लें, वीडियो पर जिरा कर लें उनके साथ, इसके लिए राजी हैं? हुआ है ना, मार्क सीगल का भी हुआ है, मंसूर एजाज का भी हुआ था पनामा के केस में, तो वो कर लें, ठीक है, राजी हैं आप? जी जी। देखिए, ये मैंने आपसे कहा, ये बातें जो हैं जब वो जेआईटी इस बात पे पहुंचेगी कि वो अब कौन सा लाहे अमल इख्तियार करना चाहता है, वो भी उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। आप उनके जवाब का जो इंतजार करें और उसके बाद फिर जेआईटी, मुझे उम्मीद है और हमें उम्मीद है कि सेंस प्रवेल करेगी और वो कोई मुनासिब तरीका अपनाएंगे। वो जो खत है वो वेरीफाइड था, टेस्टिफाइड था, अभी भी उसका खत देने वाला, खत भेजने वाला जो है वो उसको ओन करेगा और उसकी पूरे का पूरा ओनरशिप लेगा। तो मेरा ख्याल है वक्त से पहले कोई नतीजा आपको नहीं निकालना चाहिए। सर साथ में बताइएगा कि जो हुसैन नवाज की तरफ से 15 मई को खत लिखा गया जेआईटी की तरफ से, 19 मई को उन्हें जद्दा में मौसूल हुआ, फिर वो 24 को खत लिखते हैं कि जी मुझे डॉक्यूमेंट्स का बताएं, फिर अदालत की तरफ जो जेआईटी की तरफ से उन्हें समन मिला है, फिर 26 को ये, और फिर वो कह रहे थे कि 24 घंटे का मुझे सिर्फ वक्त दिया गया। वाज़े तौर पर डिलेइंग टैक्टिक आप नहीं इस्तेमाल कर रहे कि 60 दिन में जेआईटी किसी भी तरह अपना काम ना मुकम्मल करने पाए, ये शरीफ खानदान की तरफ से वाज़े नहीं नजर आ रहा? देखिए, एक तो सबसे पहली ये जो 24 घंटे की बात की थी उन्होंने, कल जो वो पेश हुए उन समन्स के बारे में बात की थी, और दूसरी बात ये देखिए कि कल वो पेश हुए, वो 11 बजे से 10 मिनट पहले पहुंचे, मगर इन्वेस्टिगेट करने वाले वहां मौजूद नहीं थे। आपके कैमरों ने वो शॉट्स रिकॉर्ड किए कि कुछ लोग 11:40 में उस प्रेमिसेस में अपने नाइट सूट्स में आए और जेआईटी खुद सवाल करने को तैयार नहीं थी, मगर
आज जो समन किया गया उसमें ऐसा जाहिर किया गया जैसे हम तावन नहीं कर रहे होते। सवाल करने के वाले तैयार नहीं है, सवाल का जवाब देने वाला वहां बैठा है, लेकिन उसको सिर्फ इस तरह की कि उनके पास एक आईनी पोजीशन है, कानूनी पोजीशन है, और हम क्योंकि एक पॉलिटिकल लोग हैं। देखिए शाहजेब, एक बात याद रखें, ये एक आईनी केस या कानूनी केस नहीं है, हम एक सियासी पार्टी भी हैं। इस तरह के समन्स और उनमें जो लैंग्वेज है, उनमें जो चीजें बताई जाती है, वो पॉलिटिकली भी हमें अफेक्ट करती हैं। इसी वजूहात की बुनियाद पर हमने सुप्रीम कोर्ट में अपने इतराजात आज दिए। आपने कहा मुस्तरद, मैं पूरा वहां बैठा रहा, वो मुस्तरद नहीं हुए, वो नोट हुए हैं, वो नोट भी अच्छी तरह हुए। और मगर आपके वकील ने ये जरा की कि इनको तब्दील किया जाए, अदालत ने नहीं तब्दील किया। अदालत ने कहा कि हम इस पर नजर रखेंगे। अदालत ने आपकी बात तो नहीं मानी ना, मगर अहम बात यह तलाजा कि जाहिर JIT को तैयार होकर आना चाहिए, सवालात तैयार होने चाहिए, टाइम पर आना चाहिए, ये आपके एतराज़ात दुरुस्त। मगर आपने कहा जो 24 घंटे की बात की है, वो जो आखिरी समन था ना, उसके हवाले से हुसैन नवाज ने कहा कि 24 घंटे का टाइम मिला था। अगर तलाश साहब हम आपको शो में लाइनअप करते हैं, पहली कॉल अगर आपको 4 बजे आए, एक रिमाइंडर 6 बजे आए, अगला रिमाइंडर 9 बजे आए, तो आप 10 बजे शो में आके ये तो नहीं कहेंगे ना यार मुझे 1 घंटे के नोटिस पे बुलाया था। भाई आपको रिमाइंडर दिए गए थे ना 3, आपको पूरी दफा तो 4 बजे बुलाया गया था, वो कह रहे 24 घंटे के नोटिस पे बुलाया है। 15 तारीख को पहला नोटिस गया था, 14 दिन पहले। शाहजेब साहब, चले मैं एक और बात पे आपके सामने रख देता हूं। अभी मैं इस बात पे बहस की बजाय कि शाहजेब, जब एक JIT पर सुप्रीम कोर्ट में इतराज दाखिल किया जा चुका हो, उसकी तारीख जो है वो 24 घंटे बाद हो, और अगर JIT, हमने तो उनकी बायसनेस जो है वो JIT ने खुद अपनी एक्सपोज की है कि उनकी वो उस फैसले का इंतजार करने की बजाय जानबूझकर उन्हें 24 घंटे पहले बुलाया गया, और उस दिन तो वो खुद तैयार नहीं थे और उनका खुद उधर मौजूद नहीं थे, खुद वो सवाल करने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन ये बुलाना भी उनकी अपनी बायसनेस एक्सपोज करना है, उन्हें इंतजार करना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले का। तो हम गाहे बगाहे वो चीजें जो बायस्ड हैं, वो चीजें जो हम समझते हैं कि कानून में सिर्फ एक निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं, हम रखेंगे। और यही बात मैंने आपके टॉक शो में पिछले दफा आकर कही थी, और आपने बड़ी पूछा था मुझसे कि कौन से कानूनी चीजें आप खानदान को लग रहा है कि हवाओं का रुख कहीं भी अच्छी सिमत में नहीं है उनके लिए। इस केस का जो हवाओं का रुख है, क्या इस वक्त फील होने लगा है? इस वक्त जिस किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, फिर अदालत ने एतराज़ भी उस तरीके से बदला नहीं, JIT अपना काम मुकम्मल करेगी 60 दिन में। JIT ने फिर सुबह 11 बजे बुलाया है, हुसैन नवाज जाएंगे कल सुबह 11 बजे भी, और हवाओं का रुख आपको लग रहा है कि कोई अच्छी सिमत में नहीं चल रहा? शाहजेब, मैं पिछले कई देर से मैं जवान हो गया हूं ये बातें सुन सुन के, और आप भी, मेरा ख्याल आपकी भी उम्र गुजर गई है, बड़ी देर से आप इस एज ए एंकर काम कर रहे हैं। अच्छा, आप जवान हुए, मेरी उम्र गुजर गई। पहले कहा नवाज शरीफ वापस मेरी बात पहले आपने सुना होगा, लोग कहते थे नवाज शरीफ इस मुल्क में नहीं आएगा, फिर कहते ये इलेक्शन नहीं लड़ेगा, फिर इलेक्शन लड़ लिया, कहते नहीं नहीं ये देखिए 1.5 साल से ज्यादा नहीं रहेगा, फिर वो धरना वाकई ही आया, फिर कहते देखिए ये मुद्दत पूरी नहीं करेगा, फिर कहते हैं ये देखिए ये हमेशा इस तरह की बातें फैलाई जाती हैं। अब आपको क्या लग रहा है? इतराज़ात सारे आप उठा रहे हैं ना, तो अब क्या लग रहा है? शाहजेब साहब, मियां नवाज शरीफ और उसकी फैमिली ये इस से भी निकलेंगी, और ये देखिए ये पुराने इल्जामात, पुरानी शराब नई बोतल में डालकर बेचने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम के तमाम इल्जामात जो हैं 80s 90s के हैं, और ये आज से ये 25 साल पहले के इल्जामात पर दोबारा मियां नवाज शरीफ को, और मियां नवाज शरीफ को ट्रायल उनके वालिद के दौर एक चीज अलग है, मदद के साथ ये एक चीज अलग है, इक़्तिदार में नहीं थे वो। इल्जाम अगर पहले इल्जामात लगते थे तो ट्रायल इस तरह होता था कि हुकूमत किसी और की होती थी, पीपल्स पार्टी की होती थी, और नजर आता था कि आपका ट्रायल हो रहा है, या फिर मुशर्रफ साहब की होती थी, लगता था ट्रायल हो रहा है। हुकूमत भी आपकी है, इदारे भी आपके मातहत हैं, सब कुछ आपके अंडर कंट्रोल में है, और अदालतें आज़ाद हैं, उस सूरत में हो रहा है। तो इस दफ़ा ट्रायल बड़ा अलग है, ये पुरानी शराब नई बोतल वाला मामला है नहीं, इस दफ़ा अलग है। आपको एतराज़ का मौका मिलेगा नहीं कि आपके साथ ज्यादती हो रही है। देखिए शाहजेब, ये इल्जामात वो हैं जो उनके वालिद के दौर के हैं, यानी एक आदमी इसलिए ट्रायल किया जा रहा है कि जब वो सियासत में भी नहीं था, जब उसका कारोबार भी नहीं था, किसी चीज का वो मालिक भी नहीं था, 60s 70s 80s का दौर जो उसके वालिद ने किया, और उसके बाद उसके जो बच्चों का मामला है, यानी खुद उस आदमी पर कोई ऐसा इल्जाम नहीं, बल्कि उसके वालिद और उसके बच्चों पर कुछ इल्जामात जो कि आज तक साबित नहीं हुए, उन पर उसे ट्रायल करने की कोशिश की जा रही है। ये बात समझने की है, और पहली दफा कहा गया मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, सुबह 11 बजे पेश हुई है, ये कल सुबह 11 बजे पेश होंगे हुसैन नवाज?
जी देखिए, अगर ये पहले पेश हुए हैं इसके रिजर्वेशंस के बावजूद, आज तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि वो बड़ा गौर से देख रहे हैं, उन्होंने हमारे इतराज़ात नोट किए हैं, बिल्कुल वो कल पेश होंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इस किस्म की ये जेआईटी जो समन्स में लैंग्वेज और तासर देने की कोशिश ना करे कि जिससे ये लगे कि गालबन वो तो कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन लोग उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। बहुत शुक्रिया तलातवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये एतराज़ ज़ाहिर हुसैन नवाज साहब ने भी अभी भी कह रहे हैं कि जवाब तो ज़रूर आएगा। कतरी ख़त की कंफर्मेशन हमाद बिन जासिम करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, अब देखना होगा कि जेआईटी उन्हें किस तरीके से समन करती है। जो समन गया था वो किस किस्म का था जो ख़त लिखा गया। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, समझिए खबरों पर बात करते हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कि शेख हमाद बिन जासिम का बयान शरीफ ख़ानदान के लिए बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। अगर वो बयान नहीं रिकॉर्ड कराते तो कतरी ख़त अहमियत खो सकता है। अदालत खुद कह चुकी कि खिड़की से बाहर फेंक दिया जाएगा इस ख़त को अगर उन्होंने बयान नहीं रिकॉर्ड कराया। अभी तक हमने बताया था कि जेआईटी ने अदालत को ये बताया है कि हमने ख़त लिखा था हमाद बिन जासिम को मगर जवाब नहीं आया। तज़ा चौधरी साहब इस बात की गारंटी दे रहे थे कि एक बहुत तगड़ा जवाब उनकी तरफ से लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि शेख हमाद बिन जासिम की तरफ से आएगा। हमसे शरीफ ख़ानदान के करीबी ज़राए ने रब्ता किया है और उनके मुताबिक कतरी शहज़ादे शेख हमाद बिन जासिम जेआईटी के सामने ज़रूर बयान रिकॉर्ड कराएंगे। हमने बारहा पूछा कि क्या ये बयान वो खुद आकर रिकॉर्ड कराएंगे, किस किस्म का ये बयान होगा, तो इस बात का जवाब नहीं दिया गया कि वो पाकिस्तान आकर बयान रिकॉर्ड कराएंगे या जेआईटी वहाँ जाएगी या फिर वीडियो बयान होगा। और यही कहा गया कि जेआईटी की तरफ से अभी तक नहीं उन्हें कहा गया है कि उन्हें बयान किस तरह रिकॉर्ड कराना है, मगर ये बात वाज़ेह की जाती है कि शेख हमाद बिन जासिम ज़रूर बयान रिकॉर्ड कराएंगे। मज़ीद दिलचस्प होगा कि जेआईटी को सवाल जवाब करने का मौका देंगे और इस तरीके से उनसे क्वेश्चंस और काउंटर क्वेश्चंस जेआईटी कर सकेगी या महज वो अपना एक बयान वीडियो या फिर रिटन बयान ही रिकॉर्ड करा के भेज देंगे। इस हवाले से शरीफ ख़ानदान ने हमें तफसील से नहीं बताया, मगर ये उनके ज़राए ने जो करीबी ज़राए हैं ये ज़रूर बताया कि वो इस बात को विथ अथॉरिटी कह सकते हैं और इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर कह सकते हैं कि शेख हमाद बिन जासिम ज़रूर बयान रिकॉर्ड कराएंगे। और दिलचस्प होगा मामला इस्लामाबाद में नून लीग के हवाले से आज पेशरफ नहीं हुई है। इन दिनों नून लीग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी जंग ने कानूनी लड़ाई की शक्ल इख्तियार की हुई है, तो आज मामला तहरीक इंसाफ के हवाले से इमरान खान के हवाले से भी रहे। वज़ीर आज़म और उनके बच्चों के पनामा जेआईटी के सवालात तो उनको सामना है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान गैर मुल्की केस, फंडिंग केस और असासे छुपाने के इल्ज़ामात का सामना कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में भी इमरान खान को पार्टी फंडिंग केस में तौहीन अदालत का सामना है, जिस पर इमरान खान की जानिब से आज फवाद चौधरी ने जवाब जमा करा दिया। और इमरान खान ने आज इलेक्शन कमीशन में तौहीन अदालत पर जवाब जमा कराने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत नाअहली केस में अदालत की जानिब से पूछे गए 14 सवालों का भी तहरीरी और जवाब और इजाफी दस्तावेज़ात जमा करा दिए। इमरान खान के जवाब में बनी गाला इरादी की मनी ट्रेन, नियाजी सर्विसेज और इससे मुतालिक मजीद तफसीलात शामिल है, जबकि इमरान खान को कल इलेक्शन कमीशन में पार्टी फंडिंग केस का जवाब भी देना है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत मुकदमे से आज इमरान खान ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि उनके केस पर सुप्रीम कोर्ट तहकीकात करे या जेआईटी बनाई जाए, मेरा चैलेंज है कि नतीजा एक ही निकलेगा। इमरान खान का कहना था कि उन्होंने अपनी क्रिकेट की जायज़ आमदनी से 1983 में लंदन में फ्लैट खरीदा था। इस फ्लैट को 2003 में फरोख्त किया और इससे हासिल आमदनी कानूनी ज़राए से बैंक के ज़रिए वतन मुंतकिल की गई। उनका कहना था कि कानूनी ज़राए से पाकिस्तान लाए गए सरमाए से बनी गाला की ज़मीन की अदायगी की गई। इमरान खान ने कहा कि वो 20 साल तक बरतानिया में टैक्स अदा करते रहे हैं और 1981 से पाकिस्तान में टैक्स अदा कर रहे हैं। उन्होंने कभी कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, कभी हुकूमत की जानिब से उन्हें टैक्स नोटिस नहीं दिया गया। उनका कहना था कि इसके बरक्स मेरी पेशन गोई है कि जेआईटी नवाज शरीफ को बतौर वज़ीर आज़म टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और कतरी खत जैसे झूठ के जराइम में मुलव्विस पाएगी। मुझे नहीं पाएगी, एक ही नतीजा निकलेगा, चाहे सुप्रीम कोर्ट करे या जेआईटी, मगर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को मुलव्विस पाएगी। आखिर में इमरान खान का कहना था कि वो लोग जो समझते हैं कि मैं आग से खेल रहा हूँ और शायद ना अहल हो जाऊँगा, तो ये पाकिस्तान के करप्ट माफिया के गॉड फादर से निजात दिलाने की एक हकीर सी कीमत होगी अगर मैं डिस्क्वालीफाई हो जाता हूँ। इमरान खान के जमा कराए गए जवाब से सुप्रीम कोर्ट किस हद तक मुतमईन होती है ये कल पता चलेगा, क्योंकि कल इस पर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 सवाल उठाए थे, जिसमें यह भी था
कि कैसे इमरान खान के दोस्त के अकाउंट में जमाइमा की तरफ से उसके बाद भी रकम जाती रही, जबकि इमरान खान तो खुद जमाइमा खान को वापस रकम अदा कर चुके थे। यह सवाल भी शामिल है कि जमाइमा से राशिद खान की तरफ तक तो ट्रेल प्रूव होती है, मगर इमरान खान को राशिद खान ने पैसे कैसे पाकिस्तान भेजे और वो कैसे अदा हुए, ये मामला। फिर इमरान खान ने नियाजी सर्विसेज के ज़रिए पैसे राशिद खान को दिए, मगर जमाइमा को दिए, मगर ये नियाजी सर्विसेज की मनी ट्रेल क्या थी, किस तरीके से बैंकिंग चैनल इस्तेमाल हुआ, इसकी तफसीलात क्या अदालत इससे मुतमईन होगी, ये कल देखना होगा। क्योंकि चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के रिमार्क्स अहम थे, जिसमें उन्होंने वाजे किया था कि हमारे निज़ाम में सच्चाई की बहुत अहमियत है। सच्चाई की तलाश के लिए जो रिकॉर्ड भी ढूंढना पड़ा या इंक्वायरी करानी पड़ी, हम कराएंगे। और इमरान खान कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद कर ले या JIT बना दे, एक ही नतीजा निकलेगा। कल इस जवाब के ऊपर जो समाअत होगी वो बहुत अहम होगी। तो हम एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक और इशू पर बात करेंगे जो आपके लिए, आवाम के लिए, हम सब के लिए बहुत अहम है, उसमें हम सबका किरदार बहुत अहम है। सब तमाम हक़ाइक़ आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। उन्नीस 1998 की बात है। कराची का 24 साला नौजवान नवीद अनवर, जो कराची यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था, मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था। ट्रैफिक एक्सीडेंट का शिकार हुआ, उसे फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो गई। 24 साल उम्र थी। डॉक्टर ने बताया कि उसका दिमाग मर चुका है, उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। अपनी ज़िंदगी में नवीद ने यह ख्वाहिश जाहिर की थी कि उसके आज़ा किसी ज़रूरतमंद शख्स को दे दिए जाएँ। नवीद अनवर के घर वालों ने SIUT से राबता किया और नवीद की ख्वाहिश के मुताबिक उसके गुर्दे और आंखों के कर्निए अतिया कर दिए। नवीद दुनिया से चला गया, लेकिन जाते जाते किसी की ज़िंदगी में रोशनी दे गया। अपने आज़ा SIUT को अतिया किए और पाकिस्तान में ज़िंदगी के बाद अतिया करने वाला पहला शख्स बन गया। 24 साल की उम्र में इस लड़के में ये एहसास मौजूद था, नहीं पता था कि मैं कब मर जाऊँगा, मगर उसके बावजूद अतिया किए थे। वालिदैन में ये कमिटमेंट मौजूद थी कि बेटा दुनिया से चला गया, जवां साल बेटा दुनिया से एक्सीडेंट में चला गया, मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट में, मगर उसने जो वादा किया था वो वादा पूरा करना है और इस तरीके से पाकिस्तान में पहला शख्स बना। ज़िंदगी का मकसद दूसरों के काम आना है। ज़िंदगी में किए गए कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो मरने के बाद भी लोगों की ज़िंदगियों में खुशियों और उम्मीद की वजह बनते हैं। ऐसी ही एक रोशन मिसाल शमीम बानो की है। 25 साला शमीम बानो को समाजी कामों में दिलचस्पी थी, जो 2005 में इस दुनिया से चली गई, लेकिन जाते जाते किसी की ज़िंदगी की वजह बन गई, अपने आज़ा डोनेट कर गई। प्रोफेसर रज़ाक मेमन का नाम भी ऐसे ही रोशन सोच और इंसानी हमदर्दी का जज्बा रखने वालों में से है। 2007 में वो इस दुनिया से जाते जाते अपने आज़ा अतिया कर गए। ये इन लोगों की कहानी है जो ज़िंदगी के बाद भी दूसरों की ज़िंदगी में रोशनी की वजह है, उम्मीद है, मोहब्बत है, एहसास है। और ऐसा ही एक एहसास लिए सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांट SIUT के बानी डॉक्टर अदीब रिजवी अपनी खिदमात दे रहे हैं। कभी SIUT जाइए, अगर आप डोनेट नहीं भी करना चाहते, महज देखने के लिए जाइए। इन लोगों की तस्वीर दीवारों पर लगी है, इनकी ज़िंदगी की कहानी दीवारों पर लगी है कि कैसे अपनी ज़िंदगी में बहादुरी का सबूत देते हुए, दूसरों के लिए, दूसरों की मदद का जज्बा रखते हुए, ये कैसे मरने से पहले 24-25 साल की उम्र या कोई प्रोफेसर अपने आज़ा डोनेट कर गए। SIUT 1971 से गुर्दे और जिगर के अमराज में मुब्तला अफराद को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम कर रहा है। अपने क़याम से लेकर अब तक SIUT 1 करोड़ से ज़ायद लोगों का इलाज कर चुका है। इस इदारे ने जब काम शुरू किया, उस वक्त ये सिर्फ एक छोटा सा एक वार्ड था। ये पब्लिक सेक्टर का वाहिद अस्पताल है जो गुर्दे और जिगर के अमराज में मुब्तला एक बड़ी आबादी को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करता है और इज्जत के साथ करता है। आप गरीब हैं या अमीर, जिस लाइन में लगे हैं उस लाइन में लगेंगे, जो नंबर है आपका उसी के हिसाब से आपका इलाज होगा और हर एक को एक जैसा ट्रीटमेंट मिलेगा। SIUT सिर्फ पाकिस्तान ही का नहीं बल्कि खित्ते का एक बहुत बड़ा नाम है। ये इदारा इस फलसफे के साथ काम कर रहा है कि कोई शख्स सिर्फ इसलिए ना मर जाए कि वो जिंदा रहना अफोर्ड नहीं कर सकता, कि उसके पास जिंदा रहने के पैसे नहीं। गरीब हो या अमीर, सबका इलाज बिना किसी तफरीक के होता है। किसी का कोई प्रोटोकॉल नहीं दिया जाता, किसी को सबके साथ बराबरी का सलूक रखा जाता है, इलाज में भी और रवैये में भी। इस इदारे की मुख्तलिफ इलाकों में कई शाखें काम कर रही हैं। ना सिर्फ पुराने प्रोजेक्ट्स पर बेहतर तरीके से काम हो रहा है, बल्कि कई नए प्रोजेक्ट्स का आगाज़ भी किया गया है, जिनमें से कोरंगी के मेहरुन्निसा मेडिकल सेंटर में मुल्क के पहले मुफ्त पेट एंड CT स्कैनर की सहूलत फराहम मौजूद है और ये मुसलसल फैल रहा है इनका नेटवर्क, जिसका बाकायदा इफ्तिताह मार्च 2017 में किया गया। हालांकि गुज़िश्ता साल दिसंबर से ये सहूलत दी जा रही थी। इस सहूलत से डॉक्टर्स को कैंसर की तशख़ीस और इलाज में मदद मिलती है। इस वक्त मुल्क में 5
पेटेंट सिटी स्कैनर मौजूद हैं, जिनमें 3 कराची में और 2 लाहौर में हैं। और ये पेटेंट सिटी स्कैनर एक सेशन में 45 से 60 हज़ार रुपये का खर्चा आता है और SIUT ये तमाम सहूलत मुफ्त फराहम करता है, वाहिद इदारा जो मुफ्त फराहम करता है। दिसंबर 2016 में ट्रांसप्लांट साइंसिस को दरपेश नए चैलेंजेस से निपटने के लिए जिगर, आंतें, इसके अलावा बोन मेरो और कर्निया की पेवंदकारी के लिए एक ऐसा सेंटर का आगाज़ किया गया, एक ऐसे सेंटर का जहां मुस्तहिक लोगों को ये सहूलत मुफ्त में दी जा सकती है। इस इदारे का मकसद लोगों की ज़िंदगियाँ बचाना है, उन्हें नई ज़िंदगियाँ देना है। कोई शख्स गुर्बत की वजह से इलाज से महरूम ना रहे, वो सिर्फ इसलिए तकलीफ़ें सहकर दुनिया से ना चला जाए, वो तमाम सहूलियात मुहैया करना है। पाकिस्तान में 1.5 लाख के करीब लोग हर साल आज़ा के नाकारा होने की वजह से मर जाते हैं। हर साल तकरीबन 40,000 लोग सिर्फ गुर्दे ख़राब होने की वजह से, 70,000 जिगर के नाकारा होने की वजह से और 15,000 दिल के काम ना करने की वजह से मर जाते हैं। और ऐसे लाखों लोग हैं जिनके गुर्दे काम कर रहे होते हैं, जिनके मुख्तलिफ आज़ा काम करते हैं, वो मर जाते हैं और कब्र में अपने आज़ा को साथ ले जाते हैं। हालांकि मुख्तलिफ मुफ्ती हजरात से फतवा भी लिया है डॉक्टर साहब ने, मगर उसके बावजूद लोग उस तरीके से डोनेट नहीं करते। हालांकि आप मरने से पहले अपने आज़ा डोनेट कर दें तो बहुत सारे ऐसे लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं जो इन अमराज में मुब्तला हैं। हम बात करते हैं, प्रोफेसर अदीब रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप डायरेक्टर SIUT हैं। रिजवी साहब, बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ मौजूद। बहुत तेज़ी से आपने एक्सपैंड भी किया है, ट्रांसप्लांट के लिए भी लोगों को बाहर जाना पड़ता था, भारत में भी जाना पड़ता था, आपने एक्सपैंड किया है, अभी भी लोगों को जाना पड़ता है, मगर आपके पास अब क्या बहुत सारी दूसरी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं जिसकी वजह से लोगों को प्राइवेट या फिर मुल्क से बाहर ना जाना पड़े ट्रांसप्लांट कराने के लिए? करीब देखिए, गुर्दे जहाँ तक गुर्दे का सवाल है तमाम मौजूद हैं। जहाँ तक लीवर का सवाल है वो हमें सिर्फ जो लिविंग रिलेटेड है उनसे लेकर कर सकते हैं, लेकिन ये विद इन नो टाइम हर एक के लिए हो सकती हैं अगर हम लोग मिल करके और पब्लिक को कन्विंस कर दें कि मरने के पहले वसीयत कर दें, ताकि मरने के बाद उनके लीवर और जिगर दूसरी चीज़ें निकाल कर दूसरों को लगाई जा सकें। आजकल 2 से 3 आदमी हर मिनट सिर्फ लीवर की वजह से मर रहे हैं और ये नंबर बढ़ता जाएगा। तो उससे बात इसकी है कि हम पब्लिक को एजुकेट करें, मोटिवेट करें और मेडिकल प्रोफेशन को मोटिवेट करें, हुकूमत को मोटिवेट करें और चैलेंज करें कि वो खुद पब्लिसाइज करें और इंटेंसिव केयर यूनिट्स खोलें, तो किसी को भारत जाना नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर है वैसे सोसाइटी की है, बहुत सारे इस्लामी ममालिक में लोग मरने से पहले डोनेट करते हैं, सिर्फ मगरबी दुनिया में नहीं, इस्लामी ममालिक में डोनेट करते हैं। उसके बावजूद ऑपरेशन करना, फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये भी जिम्मेदारी आपने अपने सर ली, चंदा जमा करना, ये जिम्मेदारी भी आपने अपने सर ली, फिर उलमाए कराम के पास जाके फतवे लाना, ये जिम्मेदारी भी आपने अपने सर ली। लोगों का रुझान बना है कोई कि हाजी मरने से पहले इंसानियत की खिदमत कर जाएं, कब्र में हमने जाना है मगर अपने आज़ा डोनेट कर जाएं ताकि किसी और को की ज़िंदगी संवर जाए, या फिर पैसों के मामले में भी लोगों का रुझान बढ़ा है? आर्गन के डोनेशन में ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हुई है, और जहाँ तक इसका डोनेशन है, माली डोनेशन है, वो नहीं चल रहा है जितना हर साल चल रहा था, क्योंकि उसमें भी कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ है, एक सर्द मोहरी का माहौल है। तो ज़ाहिर है आपने फिर ज़्यादा मरीज़ आप कैटर करना चाहते हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश मौजूद है, इसके बावजूद कि आपने बहुत तेज़ी से एक्सपैंड किया है, गुंजाइश मौजूद है कि लोग कंट्रीब्यूट करें पैसों की सूरत में, आज़ा की सूरत में, ताकि मज़ीद लोगों की खिदमत की जा सके, उनका इलाज किया जा सके। हमारे पास और कोई चारा है ही नहीं। किसी मरीज़ को आप ना नहीं कर सकते जो मिडिल ऑफ द नाइट आपके पास आएगा, आप कैसे उसे इनकार कर सकते हैं? और भेजें तो कहाँ भेजें? फुटपाथ पे भेजेंगे जो जहाँ वो जाकर अजल का लुक़मा बन जाएगा, और क्या होगा? लिहाजा जो मरीज़ एक मरतबा दाखिल होता है SIUT में, वो हमारी ज़िम्मेदारी होती है, पूरी सोसाइटी की ज़िम्मेदारी होती है, हमें उसे कैटर करना चाहिए, कैटर करना पड़ेगा। दूसरी तरफ यह है कि इन्फ्लेशन की वजह से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, नई टेक्नोलॉजी आती जा रही जिसे हमें कोप अप करना है, डॉक्टर्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको ट्रेन करना है और ट्रेन करने के बाद रखना है। डॉक्टर्स को रोकने के लिए फिर आपको कम्पीट करना पड़ता है प्राइवेट हॉस्पिटल से जिनकी तनख्वाहें काफ़ी ज़्यादा होती हैं, या सऊदी अरेबिया से और यहाँ से, तो फंड की ज़रूरत तो हमें है।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदीब रिजवी साहब मौजूद थे, बता रहे थे फंड्स की भी ज़रूरत है, लोग आगे बढ़ें, आज़ातिया करें, उसकी भी ज़रूरत है। रमज़ान का महीना है, बरकतों का महीना है, ज़कात खैरात में SIUT को याद रखिए। और इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हम आपको पूरे महीने बहुत सारे ऐसे इदारे दिखाते रहेंगे जो ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। आपकी ज़कात खैरात अतियात की उन्हें ज़रूरत है, ज़रूर दीजिए, दिल खोल कर दीजिए। इजाज़त, अल्लाह।